अभी की क्लास में जैसे आप लोग करंट अफेयर पढ़ना नहीं शुरू किए हैं, तो आज मैं प्रतियोगिता दर्पण के मार्च अंक से शुरुआत कर रहा हूं। जनवरी और फरवरी के अंक वैसे मेरे YouTube चैनल पे हैं, पर किसी भी अंक से आप यदि शुरू करते हैं तो आपको अभी जो बिगनर होते हैं उनको सबसे महत्वपूर्ण होता है पढ़ना कैसे है करंट अफेयर को। तो आपका जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम है या पीएससी का जो एग्जाम है, उस दोनों में प्रारंभिक परीक्षा होती है प्री, फिर मेंस और उसके बाद इंटरव्यू। तो करंट अफेयर तीनों में काम आता है, प्री में भी काम आता है, मेंस में भी काम आता है और इंटरव्यू में भी काम आता है। तो जब भी मैं आपको करंट अफेयर पढ़ाऊंगा, आपको मैं तीनों के संदर्भ में इसको एक्सप्लेन करते चलूंगा कि कोई भी घटना प्री के लिए किस तरह से प्रश्न बनेगी, मेंस में कैसा प्रश्न बनेगी और यदि वो इंटरव्यू में आएगी तो कैसा प्रश्न बनेगी। ठीक है, तो हम मार्च अंक से शुरू करते हैं, मार्च 2024, और आगे बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे हम कहाँ तक पहुंचेंगे, अक्टूबर अंक तक पहुंच जाएंगे। मार्च में चूंकि फरवरी में बजट आया रहता है तो मार्च का अंक विशेष महत्वपूर्ण हो जाता है। आप यदि बजट के बारे में जानते होंगे, आप इकोनॉमी में स्ट्रांग होंगे, तो बजट की समीक्षा इस अंक से देख सकते हैं, और यदि आप नहीं जानते होंगे तो बजट के अतिरिक्त अन्य चीजों पर आप अपना ध्यान फोकस कीजिएगा। करंट अफेयर में पहली समस्या आती है क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कहां से पढ़ें, कितना पढ़ें, और हर बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति में रहता है। लगभग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करे ना करे, ऐसा करे वैसा ना करे, इस कंफ्यूजन से बाहर निकलने का एक ही तरीका रहता है, आप अपने मार्गदर्शकों पर क्या करें, विश्वास करें। यहाँ तक आए हैं मतलब हम पर आप विश्वास करके आए हैं, और मैं इसमें शॉर्टकट से आपको बाहर निकलने का तरीका बता रहा हूँ। प्रतियोगिता दर्पण शुरू होता है कोई भी अंग राष्ट्रीय घटनाक्रम से। एक बार थोड़ी सी घटनाक्रम पे चर्चा करने के पहले एक बार थोड़ी सी बात बताना चाहूंगा। नया बैच है इसलिए कि आप समाचार पत्र कौन सा पढ़ें ये भी आप बहुत ज्यादा पूछते हैं टीचर्स से। आज ही मैं इंटरव्यू की क्लास के पहले पेपर मंगाकर देख रहा था, तो पेपर में न्यूज कम विज्ञापन ज्यादा हो चुका रहता है। आज की डेट में समाचार पत्र बदल चुके हैं, पहले जैसी बात नहीं रह गई है। ये 1 महीने का समाचार पत्र ही है और साथ में बहुत सी बातें बोनस में दी गई रहती हैं। तो आप रोज यदि पेपर नहीं पढ़ सकते हैं तो रोज इसको पढ़ें, 7 दिन 8 दिन 10 दिन इस पत्रिका को आप पढ़ सकते हैं। ये नेट पे भी फ्री में अवेलेबल है, खरीदना चाहे तो खरीद सकते हैं, नेट से डाउनलोड करके पढ़ना चाहे तो नेट पे प्रतियोगिता दर्पण के ऐप पे ये फ्री में है, और साथ ही ये हिंदी में भी रहती है और इंग्लिश में भी रहती है, यानी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। ये मार्च के महीने में घटनाक्रम देगा, जनवरी और फरवरी का कवर करेगा, खासकर जनवरी का घटनाक्रम कवर करेगा, यानी वर्ष की शुरुआत हो रही है इस सत्र की, इसीलिए नया बैच है। अंक मार्च का है पर घटनाक्रम कहां से शुरू हो रहा है, आपके लिए ही ये क्लास शुरू की जा रही है। कहां से घटनाक्रम शुरू होगा, जनवरी से। अयोध्या में पेन कापी भी निकाल लें। अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा, देश भर में उल्लास। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा हुई है। यदि आप लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं, और राम जन्मभूमि को लेकर के संपूर्ण बातें यहां पर दी गई हैं। इसमें एक बात और याद रखें कि राम मंदिर जो अयोध्या में बना है वो किस शैली में बना मंदिर है, तो अपने दिमाग में याद रखें। कोई बता सकता है किस शैली में बना मंदिर है? नागर शैली, देवनागरी लिपि का नाम होता है। भारत में मंदिर निर्माण की 3 बड़ी शैलियां हैं, 3 शैलियां प्रसिद्ध हैं, वैसे ज्यादा हैं। 3 प्रमुख शैलियां हैं। उत्तर भारत की शैली नागर शैली कहलाती है, दक्षिण भारत की शैली द्रविड़ शैली, और जिसमें दोनों शैलियों का मिश्रण हो वो बेसर शैली। तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तिथि 22 जनवरी 2024, और यह मंदिर किस शैली पर बना हुआ है? नागर शैली पर बना हुआ है। आगे बढ़िए। 75वें गणतंत्र दिवस की संध्या पर राष्ट्र की उपलब्धियों का राष्ट्रपति ने उल्लेख किया। ठीक है, आप इसे देख सकते हैं कौन कौन सी उपलब्धियां बता रही हैं राष्ट्रपति हमारे देश की। आप नहीं भी देखेंगे तो आपने हेडिंग पढ़कर इस न्यूज को छोड़ देना है। जहां पर आपको विशेष ध्यान देना है मैं खुद बताऊंगा। केंद्र व असम सरकार के साथ उल्फा के वार्ता समर्थक गुट के शांति समझौते के पश्चात उल्फा का अस्तित्व समाप्त करने की संगठन की घोषणा।
अब ये प्रारंभिक स्तर पर प्री के बच्चों को क्या क्या लिखा है ऐसा लगते रहेगा, लेकिन ये मेंस की परीक्षा में और इंटरव्यू की परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है। आप पहले हेडिंग डालें उल्फा। मैं बता रहा हूं क्या महत्व है उल्फा। उल्फा ULFA इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? उल्फा। इंग्लिश में उसकी स्पेलिंग क्या है? ULFA, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। क्या है उल्फा का फुल फॉर्म? यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। यह संगठन, आपने उल्फा लिखा, उसका फुल फॉर्म भी लिखना है। क्या है उल्फा का फुल फॉर्म? यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। लिखिए, यह संगठन असम में लंबे समय से सक्रिय है। यह संगठन असम में लंबे समय से सक्रिय है। यह संगठन असम में लंबे समय से सक्रिय है। इसकी स्थापना 1979 में 1979, इसकी स्थापना 1979 में स्वतंत्र असम के उद्देश्य से की गई थी। इसकी स्थापना 1979 में 1979 में स्वतंत्र असम के उद्देश्य से की गई थी। स्वतंत्र असम के उद्देश्य से की गई थी। उल्फा और भारत सरकार में, उल्फा और भारत सरकार में एक शांति समझौता हुआ है। उल्फा और भारत सरकार में एक शांति समझौता हुआ है। उल्फा और भारत सरकार में एक शांति समझौता हुआ है। किसके किसके बीच एक शांति समझौता हुआ है? उल्फा और भारत सरकार में, जिसके तहत सरकार ने असम की, जिसके तहत सरकार ने असम की सांस्कृतिक विरासत बरकरार रखने, जिसके तहत सरकार ने असम की सांस्कृतिक विरासत बरकरार रखने, कल्चरल हेरिटेज, सांस्कृतिक विरासत बरकरार रखने और असम के लोगों को रोजगार के बेहतर साधन उपलब्ध कराने की सहमति दी है। और असम के लोगों को रोजगार के बेहतर साधन उपलब्ध कराने की सहमति दी है। असम के लोगों को रोजगार के बेहतर साधन उपलब्ध कराने की सहमति दी है। दो बातों की सहमति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी है। कौन कौन सी दो बातों की सहमति? असम की सांस्कृतिक विरासत बरकरार रखने और असम के लोगों को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने। अब ध्यान से समझिएगा कैसे ये प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों में मायने रखता है। अल्फा क्या है या उल्फा क्या है? उल्फा एक उग्रवादी या आतंकवादी संगठन है, क्षेत्रीय संगठन है। कहां का संगठन है? असम का। यदि आपकी ज्योग्राफी ठीक ठाक होगी तो आप जानते हैं असम भारत की किस दिशा में स्थित राज्य है? पूर्व दिशा में स्थित राज्य है, पूर्वोत्तर राज्य है। पूर्व में 7 सिस्टर स्टेट हैं। आपने पढ़ा होगा यदि ज्योग्राफी शुरू हो गई होगी तो। AA, MMM NT, अलग अलग लोग अलग अलग कोड से पढ़ाते हैं। A फॉर असम, A फॉर अरुणाचल प्रदेश, M फॉर मिजोरम, M फॉर मेघालय, M फॉर मणिपुर, N फॉर नागालैंड एंड T फॉर त्रिपुरा। पूर्वोत्तर 7 राज्य
असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा। इन्हें 7 सिस्टर्स भी कहा जाता है। इन्हें पूर्व की 7 रानियां भी कहा जाता है। और यहीं पर सिक्किम भी है। 7 + 1 ऐसे 8 राज्य हैं। अब इसमें से इन राज्यों के साथ भारतीय संदर्भ में समस्या क्या रहती है? अब ये समस्या समाप्त होने लगी है लगभग। नागालैंड के जो नागा हैं, कुकी जनजाति है, मिजोरम की जनजातियां हैं, है ना। आपने यदि जनजातियों को भी ना जाना होगा तो नागालैंड के लोगों का चेहरा देखा होगा, मिजोरम के लोगों का चेहरा देखा होगा। कैसे दिखते हैं वो? हमारे चेहरे से उनका चेहरा अलग है। वो मंगोलाइट प्रजाति के लोग होते हैं, जिनका कद छोटा रहता है, आंखें अंदर की ओर धसी हुई रहती हैं, एकदम ज़्यादा गोरे रहते हैं। यानी कोई चीन का आदमी या कोई मेघालय, मिजोरम, नागालैंड का व्यक्ति तो आपको एक जैसा दिखेगा। ये भारत के अभिन्न अंग हैं। बावजूद इनमें अलगाववादी भावनाएं एक लंबे समय तक रहीं। चीन ने भी इन क्षेत्रों पर अपना दावा किया। अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों को चीन अपने नक्शे में दिखाता है। ये भारत से अलग होने के लिए भी कई बार मांग करते रहे। वहीं असम में एक समस्या रही कि असम अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाए रखना चाहता है। वो घुसपैठ और अन्य राज्यों की समस्याओं से या अन्य राज्यों के लोगों के, अन्य क्षेत्रों के लोगों के असम में प्रवेश करने से नाराज रहा। उसने पृथक असम की मांग की। तो ये भारत का एक पृथकतावादी आंदोलन वाला संदर्भ है। बात समझ रहे हैं? पंजाब से अलग होकर कभी खलिस्तान की मांग चली, कभी और किसी क्षेत्र में अलगाववादी शक्तियां प्रभावी हो जाती हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सली गतिविधियां चलने लगती हैं। इस तरह की गतिविधियां राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए घातक होती हैं। हम अखंड भारत की जब बात करते हैं, हम भारत की एकता की बात करते हैं, तो इस तरह की समस्त शक्तियों को हमें नियंत्रण में लेना रहता है। इन्हें नियंत्रण में लेने का एक प्रयास रहता है कि हम यहाँ पर सैन्य अभियान चलाएं। दूसरा रहता है उस राज्य के लोगों से हम जुड़ें, उन्हें ये महसूस कराएं कि वो भारत का अभिन्न अंग हैं। हम उनकी संस्कृति को सुरक्षित रखेंगे। भारत से जुड़ने में उनकी पृथक सांस्कृतिक पहचान को नष्ट होने का खतरा नहीं है, क्योंकि भारत एक देश नहीं, उपमहाद्वीप है दुनिया के संदर्भ में। जब हम भारत की बात करते हैं तो यहाँ कई संस्कृतियां हैं। पंजाब की अलग संस्कृति, गुजरात की अलग संस्कृति, केरल की यानी साउथ की अलग संस्कृति, तमिलनाडु की अलग संस्कृति। हर राज्यों की सांस्कृतिक विरासत होती है, कल्चरल हेरिटेज होता है। यदि कोई छोटा सा सांस्कृतिक समूह यह महसूस करेगा कि भारत जैसे बड़े राष्ट्र से जुड़ने में उसकी संस्कृति के लिए खतरा है, तो वहां अलगाववाद की भावना आएगी। इस भावना को अंत करना भी हमारा फर्ज होता है। इसलिए हम निरंतर शांति वार्ता भी करते हैं। तो कभी भी ये प्रश्न इंटरव्यू में पूछा जाएगा, केंद्रीय स्तर पर भारत सरकार अलगाववादी शक्तियों से निपटने के लिए क्या प्रयास कर रही है, तो आप अलग अलग चीजों को बताएंगे। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की समस्या आएगी। अक्सर पूछा जाता है क्या भारत में इसी तरह की अन्य कोई समस्या है, तो आप इस तरह की बातों को भी बता सकते हैं। उल्फा कहाँ का आतंकवादी संगठन है? पूर्वोत्तर क्षेत्र का, विशेषकर कहाँ का आतंकवादी संगठन है? असम का। और आप चाहें तो ये आपके ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा इसका PDF, आप इसे और विस्तार से पढ़ सकते हैं। ये लेक्चर आज के आज YouTube में भी डल जाएगा, करंट अफेयर का लेक्चर। दोबारा आप इसको सुन सकते हैं। मतलब ये आपके अंदर रच बस जाना चाहिए। बिहार में NDA की सरकार बनी, नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री बन गए। एक छोटा सा GS है, जरूर जानना चाहिए। चुनाव हुआ था और नीतीश कुमार बिहार के क्या बने हैं? 9वें मुख्यमंत्री। कुछ और कारण थे, है ना, आप जानते होंगे। नहीं भी जानेंगे तो ये राजनीतिक घटनाक्रम है, इसमें आप ज्यादा विचार मत करें। जनता दल बिहार के नेता नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से 28 जनवरी को त्यागपत्र दे दिया। कुछ कुछ बातें दी गई हैं, कुछ न जाने। वर्तमान में बिहार में कौन है अभी CM? वर्तमान में कौन है? नीतीश कुमार। और मुझको नहीं लगता कि आपने नीतीश कुमार का नाम नहीं सुना होगा। काफी चर्चित व्यक्ति हैं, इधर उधर पार्टी बदलते रहते हैं, है ना। अब ये इंपॉर्टेंट घटनाक्रम है आपके लिए। यानी मेरे साथ आप पढ़ रहे हैं, देखिएगा बच्चों का यही कमेंट रहता है कि सर इसको पढ़ने में 1 महीना लगता है, आप पढ़ाते हैं तो 1 से 1.5 घंटे में हो जाता है। तो आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए, क्या पढ़ें क्या छोड़ें। ये कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? जब आप ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर बार बार हल करेंगे।
यहां वहां का टेस्ट सीरीज नहीं, सीजीपीएससी का पिछले 5 साल का पेपर और अन्य प्रदेशों का। तो आप जान जाएंगे स्वयं में कि किस घटना को पूछा जाता है, किस घटना को नहीं पूछा जाता। अब इसको पूछेगा 126 दिन की यात्रा के पश्चात सौर वेधशाला आदित्य लैग्रेंज 1 बिंदु पर स्थापित भारत के सौर मिशन की बड़ी कामयाबी। पिछले वर्ष के इंटरव्यू में बार बार मिशन चंद्रयान को लेकर के प्रश्न आए थे। किसी व्यक्ति का नाम आदित्य है तो उससे मिशन आदित्य क्या है पूछा जा सकता है। आदित्य का शाब्दिक अर्थ ही क्या होता है, सूर्य होता है। आप इसे लिखें, आदित्य क्या है, साइड हेडिंग डालें आदित्य, डेस करके लिखें आदित्य L1, मतलब आपकी हेडिंग क्या रहेगी, आदित्य L1। डेस करके लिखें भारत के श्रीहरिकोटा स्थित, श्रीहरिकोटा जगह का नाम याद रखें जो बच्चे नए हैं, भारत के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, भारत के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। श्रीहरिकोटा क्या है, जगह का नाम। आपको ज्योग्राफी में बार बार बताया जाएगा। श्रीहरिकोटा कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। ये स्पेस के लिए महत्वपूर्ण जगह है। यहां से उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जाता है रॉकेट के माध्यम से। ठीक, रॉकेट और उपग्रह बार बार मैं बताते रहता हूं, समझ लें, दोनों का कॉन्सेप्ट समझ लें। फिर से एक बार समझा रहा हूं। रॉकेट का मतलब क्या है, बोलचाल की भाषा में सवारी, और उसके ऊपर जो उपग्रह रखा जाता, रॉकेट का मतलब क्या है, गाड़ी बोलचाल की भाषा में, और उसके ऊपर जो उपग्रह रखा जाता है वो है सवारी। जैसे आप बस में बैठते हैं, आपका स्टॉपेज आता है, आप बस से उतर जाते हैं। बस क्या है, आपकी गाड़ी, और आप क्या हैं, सवारी। बस का काम क्या है, आपको आपके स्टॉपेज तक पहुंचाना। रॉकेट का काम क्या है, सैटेलाइट को निर्धारित कक्ष तक, निर्धारित ऑर्बिट तक अंतरिक्ष में पहुंचाना। भारत का पहला सैटेलाइट, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट, ठीक है। और वो कौन से रॉकेट से गया, SLV, बार बार आएगा SLV। SLV का फुल फॉर्म सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ये भारत का पहला रॉकेट था। ठीक, जैसे जैसे हमारा रॉकेट ऊपर जाता है वैसे वैसे हम मिसाइल के कार्यक्रम में भी पावरफुल बनते जाते हैं। मेरी बात को सुनो, जहां पर लिखाना होगा मैं खुद लिखाऊंगा। रॉकेट और मिसाइल का क्या लेना देना है। रॉकेट में 3 खंड होते हैं। बोर्ड में बताना तो नहीं पड़ेगा, बचपन से कभी न कभी पढ़े हो कि नहीं। नीचे वाले खंड में ठोस ईंधन, उसके बाद वाले खंड में तरल ईंधन, उसके बाद वाले खंड में क्रायोजेनिक ईंधन। 3 ईंधन होते हैं। पहले नीचे वाला खंड जलता है, रॉकेट ऊपर हो जाता है, फिर नीचे वाला खंड अलग हो जाता है, नंबर 2 का खंड जलने लगता है और ऊपर जाता है रॉकेट, फिर नंबर 3 का खंड जलता है। नंबर 3 का खंड सबसे पावरफुल होता है, क्रायोजेनिक रहता है। वो क्रायोजेनिक का मतलब होता है वो सेक्शन जो क्रायोस टेम्परेचर 0 से -150 के नीचे टेम्परेचर पे काम करेगा। वहां पर लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन रहती है। किसी भी गैस को लिक्विड करने के लिए टेम्परेचर को बहुत ज्यादा कम करना पड़ता है। तो आपको लगेगा आसान काम है, -150 का टेम्परेचर। एक तो -150 का टेम्परेचर क्रिएट करना मुश्किल है, और दूसरा नीचे वाले खंड में आग लगी है, ऊपर वाले खंड में बर्फ से भी नीचे का टेम्परेचर रखना है। तो रॉकेट की टेक्नोलॉजी सबसे टफ टेक्नोलॉजी मानी जाती है। जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जाने में सक्षम होता है वैसे वैसे मिसाइल दूर तक मार करने में सक्षम होती है। यदि रॉकेट को सीधे ऊपर की ओर टारगेट करके भेजा गया, उपग्रह रखा गया, तो रॉकेट उपग्रह को अंतरिक्ष में ले जाएगा। और यदि रॉकेट का डायरेक्शन चेंज कर दिया गया तो रॉकेट के ऊपर यदि हम बम रख दें
तो रॉकेट मिसाइल में बदल जाएगा और वो बहुत दूर ले जाकर के बम को गिराएगा। थोड़ी सी कहानी समझाया हूं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सर आपको विस्तार से समझाएंगे। रॉकेट और उपग्रह, रॉकेट और मिसाइल, सबका संबंध समझ में आया। मिसाइल युद्ध के लिए प्रयोग में लाया जाता है, रॉकेट अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए प्रयोग में लाया जाता है। रॉकेट ही किस में बदल जाता है? मिसाइल में बदल जाता है। किसी को कोई डाउट? भारत का पहला रॉकेट SLV, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, भारत की पहली मिसाइल पृथ्वी, पृथ्वी किसका रूपांतरण थी? SLV का, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल का। इन उपग्रहों को जहां से अंतरिक्ष में भेजा जाता है उस जगह को कहा जाता है अंतरिक्ष केंद्र, स्पेस सेंटर। अंतरिक्ष, धरती पर बने होते हैं अंतरिक्ष केंद्र, जहां से इनको स्पेस में भेजते हैं। हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम को जो संस्था देखती है उस संस्था का नाम क्या है? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो। इसरो से ही जुड़े हुए थे, इसरो के ही अध्यक्ष रहे थे कभी सतीश धवन। सतीश धवन के सम्मान में श्रीहरिकोटा के अंतरिक्ष केंद्र का नाम क्या रखा गया है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। जीएस का एक पॉइंट दिमाग में बैठ रहा है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। एकदम क्लियर? इस सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से हमने आदित्य L1 का प्रक्षेपण किया है। आपने क्या लिखा है दोबारा बताइए मुझको? साइड हेडिंग आपने क्या डाली है? आदित्य L1। फिर आपने क्या लिखा है? भारत के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से आदित्य L1 का प्रक्षेपण किया गया। आदित्य L1 का प्रक्षेपण किया गया। आदित्य L1। अब देखिए, इंटरव्यू में यदि साइंस और टेक्नोलॉजी का कोई व्यक्ति बैठता है, अच्छा जानकार, वो आपसे जरूर पूछेगा L1 क्या है, और प्री में भी L1 क्या है पूछा जाएगा। कोई भी बच्चा अपने मन से यदि साइंस का बच्चा हो L1 बता देगा तो मुझको अच्छा लगेगा। आदित्य तो ठीक है, आदित्य यानी सूर्य, इसका नाम आदित्य L1 क्यों रख दिया गया? बोलिए, माइक ले लीजिए। लेग्रांज पॉइंट बोला जाता है L1, इस जहाँ पे सूर्य का और पृथ्वी का ग्रेविटी इक्वल शायद होता है। वेरी गुड। नाम आपका? वर्षा। पूरा नाम? वर्षा रानी। रानी। डिग्री आपकी? बीटेक। बीटेक। मेरी डिग्री क्या होगी? पता नहीं। नहीं, MSc फिजिक्स हूँ, पर आपको मैं कोचिंग में गलती से अभी साइंस पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको हमेशा क्या पढ़ाते मिलूंगा? हिंदी और हिस्ट्री। लेकिन आपका नॉलेज बहुत अच्छा है। लिखिए L1 पॉइंट, L1 बिंदु, हर कोई जाने। अब क्या लिखेंगे आप? L1 बिंदु, L1 बिंदु। इस बिंदु पर सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में संतुलन रहता है। इस बिंदु पर व्हाट इज L पॉइंट? L बिंदु या L1 बिंदु क्या है? इस बिंदु पर सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में संतुलन रहता है। दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस्ड हो जाता है। किसका किसका ग्रेविटेशनल फोर्स? अर्थ का और सन का। L1, इस बिंदु पर सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में संतुलन रहता है तथा इस बिंदु पर रहते हुए आदित्य को सूर्य की गतिविधियों की लगातार जानकारियां मिलेंगी। इस बिंदु पर रहते हुए आदित्य को सूर्य की गतिविधियों की लगातार जानकारियां मिलेंगी। अब सुने इसको फिर से ध्यान से। जो एकदम गंभीर तैयारी कर रहे हैं, हर प्रकार के बच्चे होते हैं। आपकी किस्मत, आपका भविष्य आपके हाथ में है। आप अपने भविष्य के निर्माता हैं। अध्ययन को बहुत लाइट ले सकते हैं और अध्ययन को बहुत गंभीरता से ले सकते हैं।
इस आर्टिकल को बहुत ध्यान से पढ़ें, ये मेरा आपसे निवेदन है। देखिए क्या लिखा है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है, जबकि आदित्य पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर L1 बिंदु पर स्थापित किया गया है। आजकल लंबे प्रश्न आते हैं ना जीएस से, जहां आगे देखो L1 बिंदु सूर्य की हेलो ऑर्बिट में है। कौन सी ऑर्बिट में? हेलो ऑर्बिट में है, जहां सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में संतुलन होता है। कौन से ऑर्बिट में सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में संतुलन होता है? हेलो ऑर्बिट। 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थित L1 बिंदु पर पहुंचने के लिए लगभग 37 लाख किलोमीटर की यात्रा आदित्य ने 126 दिन में की थी। अब इसके पूरे सिस्टम को बताया गया है, देख लीजिएगा। और साथ में लॉन्च व्हीकल का भी नाम बताया गया है, PSLV C57। पहले SLV आया, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, फिर उसका एडवांस संस्करण आया ASLV, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, फिर उसका और एडवांस संस्करण आया PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, और उसका एडवांस संस्करण आया GSLV, जियो सिंक्रोनाइज या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। और GSLV में ही क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, जिसकी मैं चर्चा कर रहा था। ये कौन से सैटेलाइट से गया है? PSLV C57। इस लॉन्चिंग व्हीकल का नाम आपको याद रखना है। मिशन आदित्य के लिए कौन से हमने रॉकेट का प्रयोग किया, कौन से लॉन्चिंग व्हीकल का प्रयोग किया? PSLV C57। आप इस लेख को बहुत ध्यान से पढ़ें। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के कक्ष में ऐसे 5 स्थानों की जानकारी 18वीं सदी के गणितज्ञ व खगोल शास्त्री जोसेफ लुई लैग्रेंज ने दी थी, जहां पर दोनों का गुरुत्वाकर्षण बैलेंस रहता है। उन्हीं के नाम पर इन बिंदुओं को लैग्रेंज बिंदु L1, L2, L3, L4 और क्या नाम दिया गया है? L5 नाम दिया गया है। तो मैं एक छोटी सी जानकारी आपको दे रहा हूं। किसके बारे में जानकारी है ये? आदित्य मिशन के बारे में। मिशन आदित्य या मिशन सूर्य, एक चंद्रयान का मिशन है और एक सूर्य से संबंधित है। आगे लिखिए, एक्सपोसैट उपग्रह। एक्सपोसैट उपग्रह ये नए वर्ष के पहले ही दिन गया था, जनवरी 2024 में, है ना। आपके करंट अफेयर की बेहतर शुरुआत है। एक्सपोसैट, व्हाट इज एक्सपोसैट? सही जोड़े मिलाओ में पूछा जाएगा। एक्सपोसैट, एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट। एक्सपोसैट कब गया? 1 जनवरी 2024। एक्सपोसैट। अब ये पोलारीमीटर का मतलब होता है ध्रुवण मापी। ध्रुवण एक पहले लिख ले आपने क्या लिखा है? एक्सपोसैट लिखा। एक्सपोसैट क्या है? क्या है एक्सपोसैट? एक उपग्रह है। व्हाट इज एक्सपोसैट? एक्सपोसैट एक उपग्रह है। कैसा उपग्रह है? एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट। एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट उपग्रह है, पोलारीमीटर सैटेलाइट है। अब इसमें पोलराइजेशन शब्द आ रहा है। एक्सपोसैट में कौन सा शब्द आ रहा है? पोलराइजेशन। कितने लोग पोलराइजेशन को बता सकते हैं? ये प्रकाश से जुड़ी हुई घटना है, अभी नहीं बताऊंगा। व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण। क्लास 12th में कितने लोग साइंस वाले हो? क्लास 12th में गणित या बायो वाले? तुम लोग व्यतिकरण, ध्रुवण नहीं पढ़े हो? इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, ठीक, चर्चा करेंगे कभी। अब इतना ध्यान से पढ़ने का मेंस में क्या फायदा है? हर 1 साल 2 साल के गैप से मेंस में, निबंध में भारत की अंतरिक्ष के क्षेत्र में उपलब्धियां, भारत की विज्ञान के क्षेत्र में उपलब्धियां आती हैं। तो कक्षा 9वीं में जो विज्ञान के चमत्कार निबंध रटते होगे, वंडर ऑफ साइंस, उसको लिखने से डिप्टी कलेक्टर नहीं बनोगे। आधुनिक से आधुनिक गतिविधियां, एडवांस से एडवांस टेक्नोलॉजी जो भारत जानता है, हर फील्ड का आपका अपडेट रहना चाहिए। मिशन मून, आदित्य से लेकर के क्या जानना चाहिए आपको? एक्सपोसैट। ओके, एक लाइन में आपने लिखा एक्सपोसैट। 1 जनवरी 2024 को ये कहां गया है? अंतरिक्ष में। पढ़िएगा किस उद्देश्य से गया। एक छोटा जीके है, फिर से प्यारा जीके। अटल सेतु लिखो, साइड हेडिंग डालो, अटल सेतु, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक,
मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, नाम क्या रखा गया है? अटल सेतु। क्या है? सेतु का मतलब तो समझ गए, ब्रिज है, पुल है। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, अटल सेतु। डेस करके लिखे, भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल। तो भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा है? देश का सबसे लंबा सी ब्रिज अटल सेतु है। अटल सेतु। डेस करके लिखो, 12 जनवरी 2024 को उद्घाटन, अटल सेतु का उद्घाटन कब किया गया? 12 जनवरी 2024। करंट अफेयर सिस्टम से चल रहा है, समझ में आ गया? हम कहां से शुरू कर रहे हैं? जनवरी से। 12 जनवरी 2024। डेस करके लिखो, 21.8 किलोमीटर लंबा, 21.8 किलोमीटर लंबा और 6 लेन वाला है। 6 लेन। 6 लेन का मतलब समझ रहे हो? आप एक्सप्रेस हाईवे का नाम सुने होंगे ना? हाईवे का भी बाप क्या है? एक्सप्रेस हाईवे। तो पुल बना है समुद्र के ऊपर और ऊपर से 6 लेन वाला पुल है। छोटा मोटा काम चलाओ पुल नहीं है। ये बता रहा है कि हम सड़क निर्माण के क्षेत्र में भी कितना आगे बढ़ चुके हैं। अपनी अर्थव्यवस्था, अपने राष्ट्र पे गर्व कीजिए। और इसकी डेट चुनी गई 12 जनवरी 2024। 12 जनवरी को ही क्यों चुना गया? हाँ, स्वामी विवेकानंद से इस तारीख का संबंध है। तो पहला छोटा प्रश्न बनेगा, भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो अब नया कॉन्सेप्ट आ गया, लंबा समुद्री पुल भारत का कौन सा है? अटल सेतु। दूसरा, अटल सेतु की लंबाई कितनी है? 21.8 किलोमीटर। और फिर ये कौन दो स्थानों को जोड़ता है? ये भी प्रश्न बनता है। अटल सेतु की कनेक्टिविटी तो लिखिए, अटल सेतु दक्षिण मुंबई सेवरी, दक्षिण मुंबई सेवरी को न्हावा सेवा से जोड़ता है। न्हावा सेवा, न्हावा सेवा, सेवरी से न्हावा सेवा। दो जगह हैं, एक तरफ सेवरी है, दूसरे तरफ क्या है? न्हावा सेवा। न्हावा सेवा बड़ा फेमस जगह है। बंदरगाहों का यदि आप नाम जानते होंगे तो आप जान जाएंगे। अटल सेतु दक्षिण मुंबई सेवरी को रायगढ़ जिले के उरण तालुका के न्हावा सेवा से जोड़ता है। ज्यादा न रट पाओ तो सेवरी से न्हावा सेवा, सेवरी से न्हावा सेवा। मुंबई और नवी मुंबई के बीच की दूरी तय करने में 2 घंटे का समय लगता था, क्योंकि घूम के जाना पड़ता था। अटल सेतु के बनने से मुंबई और नवी मुंबई के बीच की दूरी 20 मिनट में तय हो जाएगी। ये सब अटल सेतु का इंपॉर्टेंस है। तो भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा है? अटल सेतु। चलिए, कुनो नेशनल पार्क लिख लें। कुनो नेशनल पार्क, हर नेशनल पार्क को रट सको तो रटो, ज्योग्राफी में बताया जाएगा, पर कुछ नेशनल पार्क चर्चित रहेंगे इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर से बोलिए, आप लोगों की बारी है। पूरी क्लास में कौन बता सकता है कुनो नेशनल पार्क पर मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूं? हाँ, चीता लाया गया था। तो चीता के लाने में कौन सी बड़ी बात हो गई? हाँ, चीता भारत से लुप्त ही हो गया था लगभग। रेड डाटा बुक होती है जिसमें उन जीव जंतुओं के बारे में चर्चा होती है जो विलुप्त हो चुके हैं या विलुप्त होने के कगार पे रहते हैं। उन प्राणियों के संरक्षण का बहुत ज्यादा प्रयास किया जाता है। भारत से चीता गायब हो गया था। शेर और चीता में अंतर है, जान रहे होंगे? तो लिखिएगा, कुनो नेशनल पार्क, डेस करके लिखो, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। कहां है कुनो नेशनल पार्क? याद करना है, कहां है? मध्य प्रदेश, श्योपुर। जगह का नाम श्योपुर। कुनो नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश, श्योपुर। यहां नामीबिया से चीतों को लाकर बसाया गया। यहां नामीबिया से चीतों को लाकर बसाया गया और दक्षिण अफ्रीका से भी यहां चीते लाए गए। नामीबिया से लाया गया और फिर कहां से लाया गया चीतों को यहां बसाने के लिए? दक्षिण अफ्रीका। यहां नामीबिया से पहले लाया गया चीतों को और फिर बाद में कहां से लाया गया? दक्षिण अफ्रीका। इस पे शॉर्ट नोट्स कभी भी आ सकता है यदि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी से जुड़े होंगे तो। कुनो नेशनल पार्क,
बात जम गई। प्रधानमंत्री की विशेष रुचि थी, मेरे पिछले वीडियोस पे मैंने इस पे चर्चा भी किया था, आप देख सकते हैं जनवरी फरवरी के अंक में। आगे बढ़ जाएं। अब अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम देखिए, भारत और पाकिस्तान, यहां से पहले राष्ट्रीय घटनाक्रम पढ़ा हमने, जनवरी अंक की बड़ी बातें। पूरे जनवरी के 30 दिन का पेपर पढ़ने से भी आपको ये बातें नहीं मिलेंगी जो सीजीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, यहां से मिली। अब आइए इंटरनेशनल पे, भारत और पाकिस्तान के बीच अपने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूचियों का आदान प्रदान, अपनी जेलों में बंद एक दूसरे के कैदियों की सूचियों का भी आदान प्रदान, ये एक डिप्लोमेसी का पार्ट होता है, ऐसा हमने किया। आगे बढ़ जाते हैं। 5वें कार्यकाल हेतु शेख हसीना वाजेद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी। प्रश्न लिखो, मतलब साइड हेडिंग डालो, बांग्लादेश में तख्ता पलट, यहां पर से आगे बढ़ चुका है करेंट अफेयर ना। बांग्लादेश में तख्ता पलट, शेख हसीना को सत्ता छोड़ना पड़ा। ये पुराना घटनाक्रम है ना बेटा, मैं आगे बता रहा हूं। बांग्लादेश में तख्ता पलट, शेख हसीना को सत्ता छोड़नी पड़ी और नए सत्ता प्रमुख बने, कौन बताएगा? मोहम्मद यूनुस। बांग्लादेश में तख्ता पलट, शेख हसीना को सत्ता छोड़नी पड़ी और नए सत्ता प्रमुख बने मोहम्मद यूनुस। अब मोहम्मद यूनुस, पहले कौन थी? शेख हसीना। ये जब जनवरी का महीना चल रहा था, 7 जनवरी 2024 को चुनाव हुआ, शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, बाद में विद्रोह हुआ। शेख हसीना को छात्रों के आंदोलन के कारण, जिसके पीछे और भी बहुत से कारण थे, बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा। भारत आई थी शरण लेने, कुछ ही महीनों पहले की घटना है। और फिर अब समझो, प्री में हो सकता है ना भी आए, मेंस में जरूर आएगा। किस तरह से ये प्रश्न आएगा समझें। बांग्लादेश के राजनीतिक संकट पर एक निबंध लिखें। भारत के पड़ोसी राज्यों के राजनीतिक संकट और भारत की भूमिका, यानी पाकिस्तान में उथल पुथल हो रहा है, बांग्लादेश में उथल पुथल हो रहा है, श्रीलंका में उथल पुथल हो रहा है, तो क्या यहां की घटनाक्रम से भारत पर कोई प्रभाव पड़ता है? उसको आपको विश्लेषण करना आना चाहिए मेंस में। और इंटरव्यू में कोई ना कोई प्रश्न आपसे करंट अफेयर में इंटरनेशनल लेवल का पूछा जाता है। पहली संभावना बनती है भारत के आसपास के अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम पर, बांग्लादेश, नेपाल, चाइना, श्रीलंका। आपके दिमाग में बैठ गया, ज्यादा कुछ और बताने की जरूरत है। बांग्लादेश कैसे आया अस्तित्व में? पहले भारत से अलग होकर के क्या बना था? पाकिस्तान। पाकिस्तान दो तरफ से भारत को घेरे हुए था, एक तरफ पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान था, एक तरफ पूर्वी पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो पूर्वी हिस्सा है वही बाद में स्वतंत्र होकर क्या कहलाया? बांग्लादेश। आगे बढ़ते हैं। ताइवान के नए राष्ट्रपति, फिलहाल आप न पढ़ें तो कोई बात नहीं, लेवल आपका अपग्रेड है तो पढ़ सकते हैं। चीन विरोधी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के लाई चिंगते ताइवान में नए राष्ट्रपति बने। ताइवान और उसका चीन से संबंध, ये काफी बड़ा घटनाक्रम है, फिलहाल मैं छोड़ रहा हूं, मन होगा आर्टिकल को पढ़िएगा, इसको नहीं छोड़ना है। ब्रिक्स में लिखिए, ब्रिक्स में अगला पॉइंट, ब्रिक्स में 5 नए सदस्य जुड़े। ब्रिक्स में BRICS इंग्लिश में लिखेंगे, ब्रिक्स, हिंदी में ब्रिक्स। ब्रिक्स में 5 नए सदस्य जुड़े। अब ब्रिक्स में सदस्यों की संख्या 10 हो गई। ब्रिक्स में 5 नए सदस्य जुड़े। अब ब्रिक्स में सदस्यों की संख्या कितनी हो गई बच्चों? अब ब्रिक्स में सदस्यों की संख्या 10 हो गई। यहां तक लिखें, उसी के नीचे लिखिएगा, ब्रिक्स मूलतः ब्रिक के नाम से, BRIC, ब्रिक्स मूलतः ब्रिक के नाम से
4 देशों, ब्रिक्स मूलतः ब्रिक के नाम से 4 देशों ब्राजील, रूस, इंडिया और चीन का समूह था। बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना। ब्रिक्स मूलतः ब्रिक के नाम से 4 देशों, कौन कौन से 4 देशों? ब्राजील, रूस, इंडिया और चाइना का समूह था। इसकी पहली शिखर बैठक 16 जून 2009 को, इसकी पहली शिखर बैठक 16 जून 2009 को रूस में येकाटेरिनबर्ग में हुई थी। येकाटेरिनबर्ग, इसकी पहली शिखर बैठक 16 जून 2009 को रूस में येकाटेरिनबर्ग में हुई थी। येकाटेरिनबर्ग कहाँ स्थापित हुआ था? रूस में। रूस में कहाँ पर स्थापित हुआ था? मतलब रूस में इसका पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था इसका? रूस में, येकाटेरिनबर्ग। दक्षिण अफ्रीका 2011 में इसमें शामिल हुआ। लिखो, दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका 2011 में इसमें शामिल हुआ और इसका नाम ब्रिक्स हो गया। दक्षिण अफ्रीका 2011 में इसमें शामिल हुआ और इसका नाम क्या हो गया? ब्रिक्स हो गया। ब्रिक्स से क्या बन गया? ब्रिक्स। दक्षिण अफ्रीका 2011 में इसमें शामिल हुआ और इसका नाम क्या हो गया? ब्रिक्स। मैं इतनी गंभीरता से क्यों पढ़ा रहा हूं ब्रिक्स को? समझिए, जब आप मेंस का पेपर देंगे तो मेंस में पेपर 7, इसमें अंतरराष्ट्रीय संगठन हैं और अंतरराष्ट्रीय संगठन में आसियान, ब्रिक्स जैसे संगठन बड़ा मायने रखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुनते तो होंगे ना, ये एक क्षेत्रीय संगठन है एक प्रकार से। कौन कौन से 4 देशों को लेकर के ब्रिक बना? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना। ब्रिक्स का 5वां देश कौन सा था? साउथ अफ्रीका। ब्रिक का नाम क्या बन गया था? ब्रिक्स। अब इसमें कितने देश शामिल हो गए हैं? 5 और नए। अभी ये बिल्कुल लेटेस्ट अपडेशन वाला बात है, जरूर जानना चाहिए। ब्रिक्स के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? ब्रिक्स के सदस्य देशों की संख्या हो गई है 10। नए 5 देश लिखो। 1 जनवरी 2024 से नए 5 देश बने, नए 5 सदस्य। मिस्र, इथोपिया, ईरान। मिस्र, इथोपिया, देशों के नाम हैं मिस्र, इथोपिया, ईरान। सऊदी अरब, पहला मिस्र। 5 कौन से नए देश आ गए? पहला मिस्र, दूसरा इथोपिया, तीसरा ईरान, चौथा सऊदी अरब, 5वां संयुक्त अरब अमीरात, जिसे यूएई कहा जाता है। 5वां देश कौन सा है? संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। तो अभी ब्रिक्स में कुल कितने सदस्य हो गए? 10। चाहो तो आपको 10 का नाम याद रहे, ना रहे तो 10वां सदस्य संयुक्त अरब अमीरात। हाँ, ईरान जाए, हाँ इसको जोड़ लीजिए। देखते हैं क्या लिखता है इसमें, ऐसा दिया हुआ है, देखते हैं ना। इसमें शामिल करने का निर्णय ब्रिक्स के जोहान्सबर्ग सम्मेलन में 15वें शिखर सम्मेलन में किया गया था। समूह में शामिल किया जाने वाला 6ठा देश अर्जेंटीना था। पहले अर्जेंटीना पीछे हट गया। इसके बाद सऊदी अरब पर विचार चल रहा है। 1 जनवरी 2024 से, फिलहाल तो इसमें 10 दिया है,
यदि आप अपडेट हैं और आप जान रहे हैं कि कौन हट गया है इससे, ईरान, या ईरान को हटा दिया गया है, तो ये 9 हो जाएगा। यदि मान लीजिए एक देश और जुड़ जाएगा तो ये 11 हो जाएगा। यानी करंट अफेयर एक बार हमारे पढ़ाने के बाद हमेशा किसके पास रहेगा? आपके पास। किस कारण से रहेगा? इसको अपडेट करना है। और किस किस सेक्शन को अपडेट करना है? जिस सेक्शन पर मैं ध्यान देकर आपका बेस मजबूत कराने का प्रयास कर रहा हूं। तो ब्रिक्स से संबंधित कोई भी गतिविधि आप जानेंगे नए लेवल पे, आप उसको क्या करेंगे? अपडेट। और ईरान की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर विचारणीय है। अरब इजराइल संघर्ष, शिया सुन्नी विवाद, सबको अभी हटा देते हैं। म्यांमार का घटनाक्रम है, छोड़ दीजिए। डेनमार्क की महारानी ने पद छोड़ा, प्रिंस फेडरिक राजा बने, छोड़ दीजिए। रूस का सैन्य परिवहन विमान दुर्घटनाग्रस्त, विमान पर सवार सभी 65 यूक्रेनी युद्ध बंदियों की मृत्यु, छोड़ दीजिए। हाँ, एक चीज जरूर जानिए, रूस यूक्रेन विवाद, इसको होमवर्क के रूप में लिख लीजिए। प्री, मेंस, इंटरव्यू, तीनों में ये इंपॉर्टेंट है। आपको एक मतलब एक प्रमाणिक जानकारी, एक सिस्टमेटिक घटनाक्रम पर स्वयं से लिखा हुआ निबंध तैयार कर लेना है आज के आज। किस पर? रूस और यूक्रेन के युद्ध पर। ठीक, जो काम की चीजें हैं वन लाइनर बता ही रहा हूं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन की भारत यात्रा, तो ये यात्रा क्यों महत्वपूर्ण हो गई? कौन बताएगा फिर से? चलो बताओ, आपका करंट अफेयर ठीक है। इमैनुअल मैक्रॉन, इनकी यात्रा कोई भी और पूरी क्लास में नहीं? लिखिए, कोई भी यदि विदेशी व्यक्ति आएगा और बोलो, हमारे गणतंत्र दिवस में हम उसे अतिथि बनाएंगे, तो वो पेपर में आता है। लिखिएगा, लिखिएगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन जनवरी 2024 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि रहे। फ्रांस के राष्ट्रपति, फोटो भी देख लीजिए, इमैनुअल मैक्रॉन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन जनवरी 2024 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि रहे। इमैनुअल मैक्रॉन, इमैनुअल मैक्रॉन, समझिएगा। हमने 6वीं बार फ्रांस के किसी व्यक्ति को गणतंत्र दिवस का चीफ गेस्ट बनाया। फ्रांस के लोगों को ही बार बार क्यों बुलाते रहते हैं? अच्छा चलिए, आप कुछ ना कुछ तो पढ़ते ही हैं। बहुत सी बातें। एक्चुअल में मैं केवल गणतंत्र शब्द पर जोर देना चाहूंगा। गणतंत्र का आशय क्या है? लोकतंत्र और गणतंत्र क्या एक है? तो फिर दोनों में अंतर क्या है? कोई भी माइक लेके बोल सकता है। ये भी इंटरव्यू तक का छोटा सा प्रश्न रहता है। बच्चों जैसा आपसे खेलना चाहेंगे, इनको माइक दे दो। लोकतंत्र और गणतंत्र में अंतर बताएंगी। ये सामने बताओ बेटा। सर, डेमोक्रेसी में पीपल्स का पार्टिसिपेशन रहता है गवर्नेंस में, और रिपब्लिक में जो हेड ऑफ द स्टेट रहते हैं, प्रेसिडेंट, वो इलेक्टेड रहते हैं। उसमें पीपल्स का पार्टिसिपेशन नहीं रहता, मतलब जरूरी नहीं रहता उसमें। ठीक, कुछ बोल रही, कुछ नहीं बता पा रही। भारत में लोकतंत्र है? भारत में गणतंत्र है? ठीक। ब्रिटेन में लोकतंत्र है? अरे हाँ या नहीं बताओगे? ब्रिटेन में गणतंत्र है? नहीं। क्या अंतर है फिर? उनको माइक दे दो, फिर जल्दी से आगे बढ़ जाएंगे, मैं बताऊंगा। हमेशा के लिए जानिएगा। वो सामने वो हाथ उठा रही थी, बोलिए। गणतंत्र में जो हेड ऑफ द स्टेट हैं वो इलेक्टेड होते हैं, और लोकतंत्र में हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड होना जरूरी नहीं। जैसे यूएसए में वहां तो इलेक्टेड हो रहे हैं राष्ट्रपति। नहीं, वहां भी इलेक्टेड होते, बट अच्छा चलिए जल्दी से मैं बता देता हूं, समय बचेगा।
भारत में गणतंत्र भी है, भारत में लोकतंत्र भी है। हमने संसदीय लोकतंत्र की प्रणाली आप संविधान के स्रोतों में पढ़ते होंगे, ब्रिटेन से ली, ऐसा हम पढ़ते हैं। और गणतंत्र हमने कहां से लिया? फ्रांस से लिया, ये आप पढ़ते होंगे। दोनों में अंतर समझो। इंग्लैंड में लोकतंत्र है, यानी वहां प्रधानमंत्री का क्या होता है? चुनाव। भारत में लोकतंत्र है, यहां भी प्रधानमंत्री का क्या होता है? चुनाव। तो इंग्लैंड और भारत दोनों में लोकतंत्र हो गया। लेकिन इंग्लैंड में प्रधानमंत्री से भी ऊपर होते हैं वहां के राजा रानी परंपरागत रूप से, और वो राजा रानी चुने नहीं जाते। वो कैसे बनते हैं? वंशानुगत। आज भी इंग्लैंड में राजा रानी हैं, वो करते कुछ नहीं है, शासन का संचालन प्रधानमंत्री ही कर रहे हैं। लेकिन जो प्रधानमंत्री से ऊपर का पद है वो वंशानुगत है। इसलिए इंग्लैंड जो है लोकतंत्र होने के बावजूद गणतंत्र नहीं है। भारत में प्रधानमंत्री भी चुना जाता है, और वो किसके नाम से शासन करता है? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के नाम से। राष्ट्रपति भी चुना जाता है, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट, हमारे ही प्रतिनिधियों के माध्यम से उसका चयन होता है। तो हम गणतंत्री देश, गणतंत्र वाले देश हैं। और कहने के लिए कह दिया जाता है कि भारत में गणतंत्र फ्रांस से लिया गया, लेकिन आप जब मुझसे हिस्ट्री पढ़ेंगे तो अच्छे से जानेंगे विश्व में सबसे पहले गणतंत्र का कॉन्सेप्ट भारत ने ही दिया था। जिस समय लोकतंत्र नहीं राजतंत्र हुआ करता था, यानी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में अलग अलग कई जगह पर राजतंत्र होते थे, पर उन्हीं राजतंत्रों में से कुछ गणतंत्रात्मक राजतंत्र होते थे। जैसे वैशाली के लिच्छवी, वो अपने राजा को चुनते थे, उनका राजा वंशानुगत नहीं होता था। फिर भी हम ये याद रखें कि गणतंत्र एक अलग व्यवस्था है जो लोकतंत्र से भी ज्यादा एडवांस व्यवस्था है। हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, इतना तो जान ही रहे हैं। और उसके इस वर्ष के मुख्य अतिथि कौन थे? इमैनुअल मैक्रॉन। इतना हल्ला करने के बाद आपके दिमाग में बैठ गया होगा। भारत के 26 जनवरी 2024 के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन। और ऐसे अतिथि बनने का लेन देन भी होते रहता है। आपको कोई गिफ्ट दिया, आप उसको भी दोगे, लिखिएगा। भारत की ओर से लिखिएगा, भारत की ओर से 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह, भारत की ओर से 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह, और 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत की ओर से 2009 में उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, और 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस, फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस बेस्टिल डे के मुख्य अतिथि रहे थे। फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस बास्टिल डे या बेस्टिल डे के मुख्य अतिथि थे। फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस क्या कहलाता है? बेस्टिल डे। बेस्टिल डे के मुख्य अतिथि थे। चलो, अब ये बेस्टिल क्या है? बेस्टिल संविधान पढ़ना शुरू कर चुके हैं। संविधान की शुरुआत में ही फ्रांस की क्रांति बताई जाती है। कब हुई थी फ्रांस की क्रांति? 1789। और 1789 की क्रांति में 3 स्लोगन दिए गए थे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। सुना होगा आपने बार बार। फ्रांस में जब ये क्रांति शुरू होती है तो बास्तिल के दुर्ग को गिरा दिया जाता है। बास्तिल में राजा लोग रहते थे, लुई और उनका परिवार। राजतंत्र को खत्म किया गया था फ्रांस में, फ्रांस की क्रांति के माध्यम से। और इस क्रांति की शुरुआत बास्तिल के पतन से होती है। बास्तिल एक जगह का नाम है, वहां पर एक किला था। जब आप फ्रांस की क्रांति पढ़ोगे तो जानोगे। इसीलिए बास्तिल का पतन फ्रांस का राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मनाया जाता है, और उसको बास्तिल डे या बेस्टिल डे कहते हैं। हम अपने गणतंत्र दिवस में फ्रांस के इमैनुअल मैक्रॉन जी को बुलाते हैं, और वो अपने बास्तिल दिवस में किसको बुलाते हैं? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। भारत और फ्रांस के बीच के संबंधों पर आपको अच्छे से अपने आप को वार्म अप रखना है। आगे बढ़ जाते हैं। अब आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य, पीडी का तीसरा सेक्शन रहता है।
इकोनॉमी वाला। ये तभी आपको समझ में आता है जब आप इकोनॉमी ठीक से पढ़ लेते हैं। फिर भी लिखें, जीडीपी में 7.3% वृद्धि अनुमानित। जीडीपी में 7.3 जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, बार बार इकोनॉमी में यह शब्द आएगा, अभी मैं नहीं पढ़ा रहा हूं। जीडीपी में 7.3% की वृद्धि अनुमानित 2023-24 में। और ये अनुमान कौन सी संस्था ने दिया है? एनएसओ, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन है ये। एनएसओ का अनुमान, ये एक अच्छा संकेतक है। हमारी जीडीपी में वृद्धि आगे हो रही है, हम अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहे हैं, ये यहां से पता चल रहा है। आपका होमवर्क है जीडीपी पर आप एक लेख तैयार करें। क्या होता है जीडीपी? वेट मत करें। 2 प्रकार के विद्यार्थी रहेंगे, एक छोटे बच्चे बनकर इस संस्थान में आएंगे और छोटे बच्चे बने हुए ही निकल जाएंगे। उनको मैं उंगली पकड़कर चलना सिखाऊंगा हिंदी और हिस्ट्री में, उंगली पकड़कर उनको चलना सिखाएंगे इकोनॉमी के टीचर इकोनॉमी में। और एक बच्चों का दूसरा वर्ग रहेगा जो शेर की तरह दहाड़ेगा, खुद तैयार करेगा। तो तुमको शेर बन के जीना है या चूहा बन के चलना है, ये तुम जानो। मैं जो हिंट दे रहा हूं तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम उस पर मेहनत करते हो कि नहीं। करंट अफेयर की क्लास तुमको जगाने के लिए की जाती है, समझ रहे हो? जीडीपी को जानकारी में लाना है, मतलब लाना है। कैसे लाओगे तुम जानो, बड़े हो चुके हो अब, छोटे बच्चे नहीं रहे। नहीं तो रोते रहना, हमको तो जीडीपी नहीं मालूम, तो रोने से परीक्षा नहीं निकलेगी। होमवर्क क्या है? जीडीपी। एक और होमवर्क क्या बताया था? रूस और यूक्रेन के बीच का युद्ध। आगे बढ़िए, इस सारे आंकड़ों के जाल से बाहर आ जाइए। हाँ, अब ये देखिए, विगत 9 वर्षों में, समझिएगा, विगत, इस हेडिंग बस को पढ़िएगा, है ना। विगत 9 वर्षों में देश में 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी निर्धनता से बाहर, ये नीति आयोग का चर्चा पत्र है। यानी देश में गरीबी से बाहर 24 करोड़ लोगों को लाया गया। अब ये अलग अलग योजनाओं की देन है। इन योजनाओं को आपकी जुबान में खेलना चाहिए। इंटरव्यू, मेंस में हर जगह पूछा जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, उज्ज्वला कार्यक्रम, स्वच्छ भारत मिशन, जन जीवन मिशन, प्रधानमंत्री जन धन योजना, पीएम आवास योजना, इन सब चीजों को ऐसे ही आपको जानते रहना चाहिए। जब आप इन चीजों को अभी से जानते रहोगे तो भारत में निर्धनता की समस्या, इस पर मेंस में जब लेख लिखने को आएगा तो बच्चों जैसा लेख नहीं लिखोगे आप। आपके लेखन शैली में ऑटोमेटिक शामिल हो जाएगा कि जो हमारा नीति आयोग का चर्चा पत्र है वो कह रहा है कि 9 वर्षों में देश में 24 करोड़ से भी ज्यादा, जरूरी नहीं कि 24.8 करोड़ का फिगर ही आपको याद हो, 24 करोड़ से भी अधिक के लोगों को हम निर्धनता से बाहर ला चुके हैं। निर्धनता के उन्मूलन के लिए बड़ी योजनाएं तो चलती ही हैं, जिसमें बेरोजगारी दूर करने के लिए मुद्रा योजना है ना, आप सुना होगा आपने। और इसके अलावा जो अन्य योजनाएं हैं प्रधानमंत्री की नाम से जितनी चल रही, उन सब का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, ऐसा आप जोड़ सकते हैं। एक नाम इंपॉर्टेंट है, 16वें वित्त आयोग का गठन हो गया और इसके अध्यक्ष कौन है, जो इसको भूलना ही नहीं है, वन लाइनर फैक्ट है ये। अब वित्त आयोग क्या होता है ये आप संविधान में अच्छे से पढ़ेंगे, तो इसलिए होमवर्क में नहीं दे रहा हूं, पर करंट अफेयर में लिखिए 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगढ़िया। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया। ये 3 पॉइंट्स पर अपनी संस्तुति देगा, अपनी सिफारिशें देगा। मन होगा तो तीनों पॉइंट्स को देख लीजिएगा, यदि मन न हुआ तो ये जानिए 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, कौन बने? अरविंद पनगढ़िया। कौन बने? अरविंद पनगढ़िया। लिखिए, भारत में जीडीपी वृद्धि, भारत में, हेडिंग बस लिखिएगा पॉइंट बना के, भारत में जीडीपी वृद्धि, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रांड डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसी को क्या बोलते हैं? जीडीपी। भारत में जीडीपी वृद्धि प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सर्वोच्च रहने का
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का अनुमान, इसको अच्छे से अंडरलाइन कर लो। भारत में जीडीपी वृद्धि प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सर्वोच्च रहने का अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का अनुमान। भारत में जीडीपी वृद्धि प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सर्वोच्च रहने का अनुमान कौन दे रही है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। अब ध्यान से समझो, विश्व की सर्वोच्च अर्थव्यवस्था में भारत का स्थान कहां पर आता है यार? देखिएगा, यहां पर दे रहा है अमेरिका, यूरोपीय यूनियन या यूरोपीय क्षेत्र, जापान, चीन, भारत, ऐसा चल रहा है ना। यानी हम विश्व में अभी बहुत बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हैं। आज देश पे आरोप लगाया जाता है, देश के वर्तमान सरकार पे विपक्ष के द्वारा, कि देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। सुनते होगे आप बार बार, देश में गरीबी बढ़ रही है ना, देश में महंगाई बढ़ रही है। और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं या हमारी जो केंद्र की सरकार है वो कहती है कि नहीं, देश आगे बढ़ रहा है। तो अब कौन सी बात सही है? क्या सत्ता पक्ष सही कह रहा है या विपक्ष? सत्ता पक्ष तो अपनी तारीफ करेगा और विपक्ष तो आलोचना करेगा। यदि कोई तीसरा व्यक्ति इस चीज का मूल्यांकन करेगा तो ज्यादा प्रामाणिक माना जाएगा। तो विश्व में इकोनॉमी के क्षेत्र में दो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं ग्लोबल लेवल पे। एक है वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, सुना होगा आपने नाम, और एक होता है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF। यदि इनकी रिपोर्ट में भारत के बारे में पॉजिटिव बात लिखा जा रहा है, इसका मतलब है देश आर्थिक संकट से नहीं जूझ रहा है, देश किधर आगे बढ़ रहा है? आर्थिक प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। ये पहला बैच है जिसमें मैंने फर्स्ट डे क्या शुरू कर दिया है? करंट अफेयर, ताकि आप मजबूत बने। इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा देश की आर्थिक स्थिति पर बताइए, आप कुछ बताएंगे, फिर जबरन आपसे क्रॉस क्वेश्चन करते हैं इंटरव्यूअर्स। अभी बार बार हम इंटरव्यू ले रहे हैं इसलिए दिमाग में चलते रहता है। नहीं, लोगों का तो कहना है देश में इकोनॉमी अच्छी नहीं जा रही है, तो आप इस तरह से बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार तो हमारी जीडीपी विश्व में सर्वोच्च रहेगी। निबंध लिखेंगे भारत की समस्याओं। आपके निबंध का हेडिंग क्या है? देखिएगा, मेंस में निबंध का हेडिंग है भारत एवं छत्तीसगढ़ की समस्याएं। तो समस्या को नहीं लिखना है, समस्या लिखना है, फिर उसके समाधान को बताना है, सरकार क्या प्रयास कर रही है उसको बताना है और अपने सुझाव देने हैं। तो सरकार के प्रयास और उनके परिणामों में जब आप पूरे आंकड़े भले ना रटें, इस तरह की चीजों का उपयोग करेंगे तो आपका निबंध क्या होगा? वजनदार बनेगा। जीडीपी मतलब सकल घरेलू उत्पाद, एक साल में हमारे देश में क्या प्रोडक्शन हो रहा है, उसमें हमारा जीडीपी का अनुमान देखो। IMF कितना दे रहा है? 7.2। थोड़ी देर पहले कितना लिखे थे? 7.3 लिखे थे। ये हमारा राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन दे रहा है और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी उसी से मिलता जुलता दे रहा है। जीडीपी में वृद्धि 7.2, जो दुनिया के सभी देशों से क्या दिख रहा है? आगे दिख रहा है। रूस की जीडीपी किधर जा रही है? माइनस में। क्यों जा रही है? लड़े पड़ा है इसलिए। तो ये आपको थोड़ा बहुत समझ में आने लगा इकोनॉमी की कुछ बातें। फिर देखिए, ये आपके इच्छा पर छोड़ रहा हूं। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का संसद के समक्ष अभिभाषण, इस पूरे भाषण को आप पढ़ें। जब आप इसे पढ़ेंगे तो इसमें भारत की उपलब्धियों को गर्वपूर्ण तरीके से बताया जाएगा। यही तो हमारे देश का आईना है। ऑटोमेटिक आएगा, भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला पहला देश बना। राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में कह रही हैं। तो हमारा मिशन मून जीएस के लिए इंपॉर्टेंट हुआ कि नहीं हुआ? भारत ने सफलता के साथ आदित्य मिशन लॉन्च किया। तो अभी जो मैं लिखा रहा था मिशन आदित्य, जीएस में इंपॉर्टेंट हुआ कि नहीं हुआ? ऐतिहासिक G20 शिखर सम्मेलन की सफलता ने पूरे विश्व में भारत की भूमिका को सशक्त किया। पिछले वीडियो में G20 पर चर्चा है और मेंस में G20 पर निबंध भी आया है। तो इस तरह की चीजों को देखोगे तो आपको लगेगा कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है और हमें क्या क्या पढ़ना है। भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजाति गौरव दिवस घोषित किया गया। लिख ही डालो इसको, लिख लो पहले इन चीजों को, जो राष्ट्रपति की अभिभाषण में शामिल हैं। और लिखिएगा,
मेरी माटी मेरा देश अभियान, राष्ट्रपति का अभिभाषण, साइड हेडिंग डालो पहले। क्या लिख रहे हैं हम लोग अभी? अब राष्ट्रपति का अभिभाषण, जिसमें वो कौन कौन सी बातों का जिक्र कर रही हैं। राष्ट्रपति का अभिभाषण। पॉइंट नंबर 1, मेरी माटी मेरा देश अभियान। मेरी माटी मेरा देश अभियान क्या है ये? टेस्ट करके लिखें। देश भर के हर गांव की मिट्टी के साथ अमृत कलश दिल्ली लाए गए। देश भर के हर गांव की मिट्टी के साथ अमृत कलश कहां लाए गए? दिल्ली। मेरी माटी मेरा देश अभियान। नेक्स्ट, कर्तव्य पथ पर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा के लिखो। कर्तव्य पथ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित की गई। दोनों शब्दों को जानिए। कर्तव्य पथ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित की गई। कोई भी बच्चा बताएगा तो मुझको लगेगा कि मैं अपने देश की नई पीढ़ी को पढ़ा रहा हूं, जागरूक बच्चों को। क्या है कर्तव्य पथ और उसका नेताजी सुभाष चंद्र बोस से क्या है संबंध? बात करो, माइक ले लो, मुझको दो, मैं दे देता हूं। बोलो क्या है कर्तव्य पथ? हेलो सर, जहाँ पे परेड होता है 26 जनवरी या 15 अगस्त में, उसको कर्तव्य पथ कहते हैं। हाँ सर। और कोई? तो क्या पहले इसको कर्तव्य पथ नहीं कहते थे? सर पहले क्या कहते थे? सर गौरव पथ नाम था शायद। गौरव पथ को कर्तव्य पथ किए हैं कि राजपथ को कर्तव्य पथ? राजपथ का। ऐसा बंद कर देना माइक, है ना। ध्यान से समझिएगा, आप इस पर और रिसर्च करेंगे। जल्दी जल्दी बहुत सी बातें बतानी रहती है, स्पीड तो धीरे है फिर भी। राजपथ कहने से ये पता चलता है कि उस रास्ते से राजा महाराजा गुजरते रहे होंगे। पहले इंग्लैंड के राजा महाराजा, यहाँ के भी राजा थे, तो अंग्रेजों के जमाने में राजपथ था, वही नाम अभी तक चला आ रहा था। अब तो हमारे सैनिक, हमारे नागरिक उस पथ से गुजरेंगे, तो हमारे लिए क्या वो राजपथ है? हमारे लिए क्या है वो? कर्तव्य पथ है। हर संबोधन में राष्ट्र, हर मतलब शब्दों में एक राष्ट्रवादी भावना झलकती है। कर्तव्य पथ। और फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजादी की लड़ाई में भूमिका, ये कभी स्पेशल लेक्चर रहेगा, बहुत बड़ी भूमिका थी। आजाद हिंद फौज का बेहद महत्वपूर्ण योगदान था। किसमें? आजादी की लड़ाई में। आप अभी यदि समझना चाहेंगे तो पहला 3 चीजों को मैं आपको ऐसी दे रहा हूं, जानो अपने देश के बारे में कह के। बालाजी टेलीफिल्म्स ने कितनों भी सीरियल बनाए, कुछ भी किया हो, सास बहू सीरियल, लेकिन सबसे बेस्ट काम किया उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर वेब सीरीज बनाकर। उसको देखिए। आजाद हिंद फौज पर बहुत शानदार वेब सीरीज है, अनफॉरगॉटन आर्मी, उसको देखिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्या वास्तव में विमान दुर्घटना में निधन को प्राप्त किए थे या उसके बाद भी जिंदा रहे? यदि आप इसको समझना चाहते हैं तो गुमनामी नाम की पिक्चर को देखिए। आप बहुत कुछ नया जान पाएंगे अपने इतिहास के बारे में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आजादी की लड़ाई में बहुत बड़ी भूमिका को रेखांकित करने के लिए कर्तव्य पथ पर किसकी प्रतिमा लगाई गई है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा। आगे लिखो। भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को, भगवान बिरसा मुंडा नाम जानना चाहिए। बिरसा मुंडा का नाम कितने लोग जानते हैं? कौन है बिरसा मुंडा? जनजाति विद्रोह के नेता। भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजाति गौरव दिवस घोषित किया गया 15 नवंबर। भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया गया। तारीख क्या है? 15 नवंबर। जनजाति गौरव दिवस नया दिवस है। कब मनाया जाएगा जनजाति गौरव दिवस? 15 नवंबर। जब कभी आप आदिवासियों पर, जनजातियों पर निबंध लिखेंगे, इस तरह की चीजें उसमें जुड़नी चाहिए जो नई बातें आ रही। अगला पॉइंट, विभाजन की विभीषिका को याद करते हुए
विभाजन की विभीषिका को याद करते हुए 14 अगस्त को विभाजन की विभीषिका को याद करते हुए 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस घोषित किया गया। विभाजन की विभीषिका को याद करते हुए 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस घोषित किया गया। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त विभाजन दिवस हो गया है, होना भी है। जान रहे होंगे हमारा देश आज़ाद हुआ है 15 अगस्त 1947, लेकिन आज़ादी बहुत बड़ी कीमत के साथ आई है। हमारे देश को विभाजित करके आई है भारत और पाकिस्तान में। और न केवल देश का विभाजन हुआ बल्कि बेहद भीषण सांप्रदायिक हिंसा का घटनाक्रम हुआ। हजारों नहीं लाखों लोग मारे गए, लाखों लोग बेघर हुए, जनसंख्या का स्थानांतरण हुआ। और इसी सब के कारण 14 अगस्त को क्या मनाया जाएगा? विभाजन विभीषिका दिवस। विभाजन विभीषिका दिवस। आगे लिखो। भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला पहला देश बना। भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला पहला देश बना। दक्षिण ध्रुव पर भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला पहला देश बना। तो क्या भारत से पहले कोई नहीं गया था चंद्रमा पे? कौन गया था सबसे पहले? नील आर्मस्ट्रांग, ऐसा पढ़ते होगे। तो हमको पहला देश बोल रही है हमारी राष्ट्रपति। हाँ, दक्षिणी ध्रुव पर हम जाने वाले पहले देश हैं। दक्षिणी ध्रुव की परिस्थितियां और विषम है चंद्रमा की। आगे लिख लो। मिशन आदित्य राष्ट्रपति के उद्बोधन में शामिल है। आपको मिशन आदित्य को इसलिए पढ़ना है, मिशन आदित्य बता ही चुका हूं। अगला पॉइंट लिखो। G20 शिखर सम्मेलन जरूर आपको तैयार करना है। राष्ट्रपति बोल रही हैं मतलब ये शिखर सम्मेलन बड़ा इंपॉर्टेंट है। G20 शिखर सम्मेलन, अटल सेतु, अटल सेतु, ठीक। इसके बाद इसमें 2 ट्रेन है, एक ट्रेन और जोड़ लेना। तीनों ट्रेन की कुछ ना कुछ खासियत है। नमो भारत ट्रेन, अमृत भारत ट्रेन और वंदे भारत ट्रेन, तीनों को जोड़ लिख लेना पढ़ के। नमो भारत ट्रेन, अमृत भारत ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन। नमो भारत, अमृत भारत और कौन सी ट्रेन? वंदे भारत ट्रेन। जैसे वंदे भारत की सबसे बड़ी खासियत क्या है? हाँ, टेक्नोलॉजिकली उसने नया टेक्निक को ले आया। कौन सा टेक्निक? पुश पुल टेक्निक। जब आप वंदे भारत बोलेंगे तो आपके दिमाग में पहला शब्द आना चाहिए पुश पुल टेक्निक क्या है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये राष्ट्रपति के उद्बोधन की कुछ बातें थी। अब एक बात और दी जाएगी, भारतीय अर्थव्यवस्था की समीक्षा। आपकी इच्छा होगी तो पढ़िएगा। आपको इकोनॉमिक सर्वे को लेकर के हमेशा चिंता बनी रहती है। इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़ों को लेकर के आप आखिरी में हमको भटकते हुए दिखते हैं। सर लोग फरवरी के महीने में आपको पढ़ाते हैं, जनवरी में पढ़ाते हैं लेटेस्ट आंकड़े को। पिछले आंकड़े नए आंकड़ों में आप बड़ी शांति से तुलना कर सकते हैं। ये देखिए, इकोनॉमिक जो आर्थिक समीक्षा है उससे जुड़ा ये एक बड़ा आर्टिकल है। जिसका मन होगा इस आर्टिकल को पढ़ ले, इकोनॉमी से जुड़ा हुआ। नेक्स्ट इसके बाद देखिएगा, इसी में दिया होगा, चूंकि ये मार्च का अंक है, बजट भी आ चुका रहता है। तो देखिए पूरे रूप में केंद्रीय बजट 2024-25 की भी इसमें अंतरिम बजट के रूप में जानकारी दी जा रही है। आपका मन होगा तो इसे भी देखिएगा। आपकी सोच, आपका विचार बजट को लेकर के बढ़ जाता है। नहीं देखेंगे तो दोनों को आप स्किप कर सकते हैं। अब आपको जो सबसे महत्वपूर्ण चीज प्रतियोगिता दर्पण में अगले लेवल पे देखनी रहती है, वन लाइनर फैक्ट में बार बार आता है नवीनतम सामान्य ज्ञान। ये सीधा सीधा प्रश्न फंसने वाला सेक्शन है। इस टॉपिक को नहीं छोड़ना है। जैसे क्या क्या पढ़ना है, इस पेज को मैं छोड़ दिया, मान के चलिए मैंने भी एक बार देखा है, पढ़ा है, इसलिए छोड़ रहा है। आपके लिए अभी ये काम का नहीं है। ये देखिए यहां से शुरू हो रहा है
गोल्डन ग्लोब पुरस्कार लिखिए। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? फिल्मों के क्षेत्र में। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 यानी 23 की फिल्मों को 2024 में दिया गया होगा। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024। अब सुनिएगा एक बात, ये क्वेश्चन पिछले वर्ष भी आ गया, अभी भी आ रहा है, प्री मेंस इंटरव्यू सब में आ रहा है, क्योंकि एक पिक्चर बहुत ज़्यादा चर्चित रही, ऑस्कर में भी उसकी चर्चा हुई, गोल्डन ग्लोब में भी हुई, बाफ्टा फिल्म पुरस्कारों में भी चर्चा हुई इंटरनेशनल लेवल पर। कोई भी बच्चा बताएगा मुझको अच्छा लगेगा, 2023 की मतलब विगत वर्षों की सबसे चर्चित पिक्चर कौन सी थी? RRR नहीं थी। इंटरनेशनल लेवल पे बोलिए ओपेनहाइमर। RRR की भी चर्चा हुई थी, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। इंटरनेशनल लेवल पर लिखिएगा, गोल्डन ग्लोब में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ड्रामा सेक्शन का अवार्ड ओपेनहाइमर को मिला, और ये पिक्चर बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। क्यों? एटम बम से संबंधित है और इंडिया से भी संबंधित है। कोई भी, हाँ, एक बच्चा जाग रहा है। भगवान कृष्ण और भगवत गीता से प्रेरित होकर के एटम बम के आविष्कारक ने इस काम के क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास किया था। पूरी पिक्चर देख लीजिएगा। मतलब आप अभी अवेयर्ड फॉर्म में नहीं हैं, पता चल रहा है ना? आपको विश्व की सबसे चर्चित मूवी का नाम नहीं पता है, यानी कितने वर्क की जरूरत है, समझ रहे हैं? और आप इसको थोड़ा भी मजाक लेते होंगे पढ़ाई को, तो आपसे निवेदन है हाथ जोड़कर कि उल जलूल वीडियो देखना, टाइम पास करना, टाइम पास करके पढ़ना बिल्कुल छोड़ दें। पढ़ाई बेहद गंभीर काम है, खासकर कंपटीशन फिल्म का। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024, इसमें ड्रामा सेक्शन में सर्वश्रेष्ठ फिल्म ओपेनहाइमर, ठीक, ड्रामा सेक्शन में। म्यूजिकल या कॉमेडी सेक्शन में, अभी मेरी क्लास के छूटने का समय हो गया, नहीं लिखा रहा हूं, यहीं से हम अगले वीडियो को शुरू करेंगे। म्यूजिकल या कॉमेडी सेक्शन में पुअर थिंग्स, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन ओपेनहाइमर के निर्देशक थे। तो आपको एक तो नाम याद रख लेना है ओपेनहाइमर का बार बार। सेकंड क्या याद रखना है? ओपेनहाइमर के डायरेक्टर का नाम क्रिस्टोफर नोलन। और थर्ड, नए जमाने के बच्चे हो, ओपेनहाइमर का सब्जेक्ट क्या था जो इतनी ज्यादा ये चर्चा में रही, इसके सब्जेक्ट को आप पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। 6:30 बज गए हैं, आज की क्लास के लिए इतना काफी है। अब आप जो डिस्कस करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसको ना यहीं पे, हाँ रोक दें, मैं खुद रोक दूंगा। अभी तक आप कोचिंग में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं? पॉलिटी शुरू किए हैं, और क्या शुरू किए हैं? बायो और इन्वायरमेंट चल रहा होगा, ज्योग्राफी चल रहा होगा, बहुत सारे सब्जेक्ट चल रहे हैं, है ना? मुझसे परिचय है नहीं है? कितने लोग जान रहे हैं? ये भी आपकी जागरूकता का संदेश है। चलो, बहुत सारे लोग नहीं भी जान रहे हैं, अच्छी बात है, धीरे धीरे जान जाएंगे, ठीक है? कुछ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, नहीं ठीक, धीरे से संवाद भी शुरू हो जाएगा। पहला दिन है, देखते हैं अगली मुलाकात कब होती है। हो सकता है कल या हो सकता है और। अभी मैं सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू नहीं कर रहा हूँ, है ना? सब्जेक्ट जब भी मेरा मन होगा फिर शुरू करेंगे और कंटिन्यू चलेगा। हिस्ट्री और हिंदी, हिस्ट्री, हिंदी, छत्तीसगढ़ी भाषा, छत्तीसगढ़ का कल्चर, ये बहुत सारा सेक्शन मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, जैसी समय और परिस्थितियाँ रहेंगी। ठीक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।